हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और 30 में से आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर वीडियो देखने के बाद कमेंट करना है कि 30 में से किसके 25 प्लस सही हो रहे हैं, क्योंकि इस प्रश्न में आपके जो रीड सिलेबस का जैसा पेपर आएगा उस लेवल का ये पेपर 30 प्रश्न बनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, कि इनमें से कौन शेष से भिन्न है, यानी 3 विकल्प एक समान होंगे और चौथा अलग होगा। तो देखिए, टीएटी, सीएटी, आईबीटी या डब्ल्यूआईएससी। तो देखिए दोस्तों, जो टीएटी है, सीएटी है और आईबीटी है ना, ये जो तीनों हैं वो क्या है, ये तीनों व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियाँ हैं। ठीक है, ये तीनों व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियाँ हैं दोस्तों। जबकि जो डब्ल्यूआईएससी है ये इन शेष से भिन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये संबंधित है बुद्धिमापन से, है ना, इसमें बुद्धि मापी जाती है, जबकि इन तीनों में व्यक्तित्व मापा जाता है। अब देखिए, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो सुनिए कि टीएटी क्या है। टीएटी को कहते हैं थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। मॉर्गन और मुर्रे ने इसका विकास किया था। ठीक है, सीएटी देखते हैं क्या है। सीएटी यानी कि चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कि बाल अंतर्बोध परीक्षण। लियोपोल्ड बेलक ने इसका प्रतिपादन किया। और आईबीटी इंक ब्लॉट टेस्ट, हरमन रोड्सा शाही डब्बा परीक्षण। स्विट्जरलैंड के हरमन रोड्सा ने 1921 में इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, और जो डब्ल्यूआईएससी इसके बारे में देखते हैं। डब्ल्यूआईएससी यानी वेसलर और जो वेल्यूब थे, वेसलर था एक और दूसरा कौन सा था, वेल्यूब, इन दोनों ने इसका प्रतिपादन किया था। डब्ल्यूआईएससी का फुल फॉर्म देख लीजिए कि वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, है ना। इसमें व्यक्तित्व का जो बुद्धि परीक्षण होता है वो किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपके जो पहला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, उसमें जो चौथा विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारण बालक के भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। भावात्मक विकास यानी कि जो भाव है वो जुड़े रहते हैं दोस्तों हृदय से। किससे जुड़े रहते हैं? हृदय से ना। उसमें सहायक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए, बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, परिवार व विद्यालय में संवेगों का दमन, विद्यालय में उपलब्ध शांत वातावरण या शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना। तो देखिए, बालक के जो कार्य हैं उनको सामाजिक स्वीकृति अगर मिल जाती है, वो जो भी कार्य करते हैं समाज उनको स्वीकृत कर देता, तब तो उसका भावनात्मक विकास हो जाएगा। इसके अलावा विद्यालय में उपलब्ध शांत वातावरण, शांत रहेगा वातावरण, है ना, तो वो आनंद के साथ सीखेगा, है ना, शांति से सीखेगा, तो उसमें भी उसको भावात्मक विकास हो रहा है। और शिक्षक द्वारा व्यवहार के सही उदाहरण प्रस्तुत करना, यानी कि शिक्षक है व्यवहार के अच्छे उदाहरण दे रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है बच्चों के साथ, तो इसमें भी इसका भावात्मक विकास हो जाएगा। जबकि नहीं का पूछा है, नहीं हो जाएगा कौन सा, कि परिवार व विद्यालय में संवेगों का दमन, है ना। बालक के जो भी संवेग है उनको बिल्कुल आप दमन कर रहे हो, उनका ना क्या कर रहे हो, उनको हटा रहे हो। परिवार में भी यही हो रहा है और विद्यालय में बालक के साथ यही हो रहा है, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गलत है ना। संवेगों का दमन न करके संवेगों को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये बालक को सीख देनी चाहिए। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 2 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, तस्वीर कुंठा परीक्षण निम्न में से किस मापन हेतु प्रयुक्त होता है। और आज देखिए, ये आपके जो 30 प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, और इसमें देखिए आशा करता हूँ कि 25 प्लस है, बहुत कम के आएंगे। तस्वीर कुंठा परीक्षण, है ना, इनमें से किस मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता। तो जो तस्वीर कुंठा परीक्षण होता है ये व्यक्तित्व मापता है। ठीक है, इसमें बालक के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तस्वीर कुंठा परीक्षण होता क्या है, इसे बोलते हैं पीएफटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीएफटी, यानी पी यानी पिक्चर, एफ यानी फ्रस्ट्रेशन और टी यानी टेस्ट, यानी कि तस्वीर कुंठा परीक्षण। इसमें होता क्या है, इसमें तस्वीरें या कार्ड होते हैं, ठीक है, उस पर प्रश्न लिखे होते हैं। अब देखिए, बालकों को सीधा सा पूछा जाए कि भाई तेरे बारे में सारी चीज़ें मुझे बता दे, है ना, तेरा व्यक्तित्व क्या बता दे, तो बालक उसमें कुछ सत्य बताएगा और कुछ असत्य बताएगा ना। मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ें है कि वो बताएगा भी नहीं, है ना, नहीं बताएगा पूरी पूरी चीज़ें। लेकिन अगर उसका कार्ड के माध्यम से टेस्ट लिया जाता है ना, तो टेस्ट में उसको ऐसे होता है कि प्रश्न है वो लिखने पड़ेंगे। अब वो जो प्रश्न तो लिख देता है, लेकिन उसको खुद को पता नहीं चलता कि ये मेरे व्यक्तित्व के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी, और वो बता देता है ना।
ये होता है तस्वीर कुंठा परीक्षण। इसमें बालक का व्यक्तित्व मापा जाता है। और ये पीएफटी है ना, पीएफटी, ये इसका जो प्रतिपादन है वो कौन थे, वो थे रोजेनविग। कौन थे, रोजेनविग। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 3 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों कि आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है ना। आसुबेल, इनके अनुसार किस प्रकार का सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। तो देखिए आसुबेल की पुस्तक कौन सी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू, ये इनकी क्या थी, पुस्तक थी, है ना। शॉर्ट में लिखा है एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू किस पुस्तक थी, आसुबेल की पुस्तक थी। इसमें इन्होंने जो सीखने के 4 प्रकार बताए दोस्तों, कितने प्रकार बताए, 4। पहला इन्होंने बताया रटकर सीखना, जिसमें बालक क्या करता है, रटता है, सीखता है ना। दूसरा इन्होंने कौन सा बताया, दूसरा इन्होंने बताया था अर्थपूर्ण सीखना, यानी जिसमें बालक समझ सोच विचार के साथ सीखे। तीसरा इन्होंने बताया खोजपूर्ण सीखना, यानी जिसमें बालक सक्रिय रहे, खोज करे और सीखे ना, समस्या का समाधान खुद खोजे और सीखे। तो ये 3 प्रकार बताए। चौथा है निरंतर सीखना, ये इन्होंने प्रकार नहीं बताया, है ना। चौथा प्रकार कौन सा है, पहले तो वो बता दूं मैं, है ना, ये इन्होंने नहीं बताया। चौथा प्रकार है उसे कहते हैं दोस्तों अभिग्रहण सीखना। ठीक है, अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना में क्या होता है कि कोई भी तथ्य या कोई भी ज्ञान है, कोई भी चीज़ है, उसे आत्मसात कर लिया जाता है ना। अभिग्रहण सीखना मतलब आत्मसात। अब बालक उसे रट कर भी कर सकता है और समझ के साथ भी कर सकता है। ये चौथा, ये तो 4 प्रकार है। अब पूछा कि समस्या का समाधान किस में निहित रहता है, तो खोजपूर्ण सीखना मैंने बताया वो समस्या का समाधान खोज के माध्यम से करता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि जो नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, आप देखा। देखिए नैतिक विकास आपको पता है किसने दिया, किसने दिया दोस्तों, कोलबर्ग ने दिया। ठीक है, कोलबर्ग ने दिया। अब इसमें पूछा कि जो सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था, सामाजिक ठेका निर्धारण होता है कि सामाजिकता का पूर्ण विकास हो चुका था ना। तो देखिए जो इन्होंने 3 स्तर बताए नैतिक विकास में, पूर्व परंपरागत, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत, सामान्यीकरण स्तर, ये कोई बताया नहीं। अब पूर्व परंपरागत स्तर है, इसकी आपकी अवस्था होती है 4 से 10, तो उस समय में सामाजिकता या नैतिकता का पूर्ण विकास नहीं होता है। फिर आ जाती है परंपरागत अवस्था, तो इसमें 10 से 13, तो इनमें भी, दोनों में भी नहीं होता है ना। 10 से 13 बाल्यावस्था चलती है, बाल्यावस्था में सामाजिकता पूर्ण विकास नहीं होता है। सामाजिक ठेका निर्धारण या सामाजिकता पूर्ण विकास होना ये हो जाता है दोस्तों 13+, यानी कब होता है, किशोरावस्था में होता है। कब होता है, किशोरावस्था में। और किशोरावस्था 12 या 13 के बाद की होती है, तो जो 13+ अवस्था है उसमें यह आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, वह विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों कि मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए मानसिक आरोग्यता या फिर कहीं पे आ जाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य, एक ही चीज़ है। ठीक है, और ये विज्ञान वगैरह ये कोई चीज़ नहीं है, इससे संबंधित ये है कि मानसिक स्वास्थ्य को आरंभ करने का, या मानसिक स्वास्थ्य के विज्ञान को, या मानसिक आरोग्यता विज्ञान, एक ही चीज़ है सारी ना। इसको आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो दोस्तों इसको आरंभ करने का श्रेय जाता है CW बियर्स को। CW बियर्स ने क्या किया 1908 में, है ना, 1908 में अमेरिका में, 1908 में कहाँ पे किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA में इन्होंने जो मानसिक स्वास्थ्य या आरोग्यता इसको आरंभ किया था। और इनकी एक पुस्तक है उसमें इसका वर्णन दे रखा है। उस पुस्तक का नाम याद रख लेना आप। वो पुस्तक है कि ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक है, ए माउंड दैट फाउंड इटसेल्फ। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 6 है दोस्तों, वह विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है, एक और अच्छा प्रश्न आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। स्मृति स्तर किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया दोस्तों। किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया था स्मृति स्तर, है ना। और इसमें हर्बर्ट ने शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए हैं, 4 उद्देश्य बताए। पहला बताया कि मानसिक पक्ष का प्रशिक्षण, यानी कि आपका जो मस्तिष्क है उसको प्रशिक्षण दे दो, तैयार कर दो, है ना। दूसरी चीज़ इसमें तथ्यों का ज्ञान देना, जो भी कुछ सीखना है, चीज़ सीखनी है उसका एक बार आप पढ़ लो या देख लो, जो भी करना है ज्ञान ले लो। ठीक है, ज्ञान लेने के बाद ये 2 पक्ष हो गए। तीसरा पक्ष ये नहीं है ना, कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ये नहीं, अर्थ का प्रशिक्षण नहीं होता है। तीसरा होता है कि तथ्यों को याद करना, तथ्यों का ज्ञान देना, उसके बाद तथ्यों को
याद करना होता है दोस्तों, यानी कि अपने मस्तिष्क में बिठाना पड़ता है। और चौथा है कि जो भी आपने तथ्य सीखे उनका वापस पुनः स्मरण कर लो। ये स्मृति इस तरह के हर्बर्ट ने 4 उद्देश्य बताए थे। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 7 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि व्यक्तित्व का पहला सकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। देखिए व्यक्तित्व का पहला सकारात्मक वर्गीकरण आए या पहला वर्गीकरण आ जाए तो आपको पता है किसने किया था, हिप्पोक्रेटस ने किया था। हिप्पोक्रेटस ने जो दोस्तों 400 ईसा पूर्व है ना, 400 ईसा पूर्व, जो किसके आधार पर अगर पूछे आपको तो देखिए संवेग या स्वभाव नाम आएगा ना, संवेग या स्वभाव आता है, इसके आधार पर किया था। और इन्होंने कितने बताए अपने व्यक्तित्व को प्रकार, 4 बताए। कितने बताए, 4। एक बताया इन्होंने रक्त, एक बताया पित्त, और एक बताया इन्होंने पीत पित्त, और एक इन्होंने बताया था वो हो जाएगा आपके कफ। ठीक है, यानी कि रक्त संबंधी, कफ संबंधी, पीत संबंधी और पीत पीत यानी कि पीला पीत। ठीक है, ये हिप्पोक्रेटस के व्यक्तित्व के 4 प्रकार हैं। बाकी कार्ल जुंग ने जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी बताया, शेल्डन ने 3 शरीर रचना बताया, आयताकृतिक, गोलाकृतिक, लंबाकृतिक। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रश्न संख्या आपके 8 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। कुसमायोजन से बचने का अप्रत्यक्ष उपाय कौन सा है। देखिए कुसमायोजन यानी जिसका समायोजन नहीं हो रखा है, यानी जिसका समायोजन नहीं होता है, अब वो समायोजन नहीं होने से बचेगा है ना, तो अप्रत्यक्ष उपाय पूछा। देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये उपाय है, तो देखिए अप्रत्यक्ष उपाय कौन सा है इनमें से, तो जो दमन है वो अप्रत्यक्ष है। बाकी देखिए बाधा निवारण हुआ, पलायन हुआ और अन्य मार्ग अन्वेषण हुआ, ये तीनों क्या है, ये तीनों दोस्तों प्रत्यक्ष उपाय है। तीनों के तीनों क्या है, ये प्रत्यक्ष उपाय है ना, ये तो तीनों प्रत्यक्ष उपाय, यानी कि सीधा सीधा बाधा निवारण, समस्या आ गई उसका निवारण कर दो। पलायन, अपने पास कोई जो असमायोजन वाली स्थिति आ रही है, कुसमायोजन वाली स्थिति आ रही है, उससे क्या हो, आप दूर हट जाओ ना, पलायन कर लो। और तीसरा अन्य मार्ग अन्वेषण, अपना एक समस्या सोल्व नहीं हो रही तो उस समस्या को हटा दो ना, किसी दूसरे मार्ग को खोज लो, मार्ग को अपना लो ना। जबकि दमन है, ये दमन क्या है, ये अप्रत्यक्ष उपाय है दोस्तों ना। दमन किसे कहते हैं, यानी कि बलपूर्वक जो इच्छाएं हम दबाते हैं वो दमन कहलाता है, और ये कुसमायोजन से बचने का अप्रत्यक्ष उपाय होता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 9 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि वातावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के, ये जीवन नहीं है, जो व्यक्ति के जीन्स है। क्या है दोस्तों, व्यक्ति के जीन्स या पितृय घना के अलावा उसे प्रभावित करती है। उक्त कथन किसने कहा। आपको पता है कि रीट के पूर्व एग्जाम में प्रश्न पूछा गया रोस का, है ना। रोस ने बताया कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, ये तो रोस ने बताया, रच की यहाँ कोई परिभाषा नहीं आ रही। एनाफ्टेसी क्या हो, एनाफ्टेसी ने क्या कहा, एनाफ्टेसी ने कहा कि वातावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति को जीन्स को छोड़ दे, उस जीन्स के अलावा से प्रभावित करती है, ये एनाफ्टेसी ने कहा। जबकि जो जिसबर्ट है, तो जिसबर्ट ने क्या कहा, जिसबर्ट ने कहा कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो किसी अन्य वस्तुओं को घेरे हुए हैं और उस पर अपना सीधा प्रभाव डालती है, यह कहा था जिसबर्ट ने। तो इस प्रकार वातावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीन्स के अलावा उसे प्रभावित करती है, जीन्स या पितृय के अलावा उसे प्रभावित करती है, यह कथन एनाफ्टेसी का हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो 10 है दोस्तों उसमें विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 एक और अच्छा प्रश्न आया है कि जुड़वा बच्चों में स्वालीनता रोग होने की कितनी फीसदी संभावना रहती है। देखिए अधिगम असमर्थता टॉपिक से आया है ये रोग। जुड़वा बच्चों में पूछा है स्वालीनता रोग, है ना, 30, 40, 60, 80। तो दोस्तों जो 60% है, 60% जुड़वा बच्चों में स्वालीनता रोग होने की संभावना रहती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ये स्वालीनता क्या है। स्वालीनता का दूसरा नाम है, इसे देखिए इंग्लिश में तो बोलते हैं ऑटिज्म, यानी कि आत्मविमोह। आत्मविमोह आ जाए या विमोह या स्वालीनता आ जाए एक ही चीज़ है, ऑटिज्म आ जाए एक ही चीज़ है। होता क्या है दोस्तों, ये स्नायु तंत्र विकार है। क्या है, स्नायु तंत्र विकार है, स्नायु तंत्र रोग है। इसमें बालक भाषा को नहीं समझता है, एक ही शब्द को बार बार दोहराता है, और इतनी मतलब भयंकर कंडीशन आ जाती है वो अपने जो रिश्तेदार सगे संबंधी उनको भी पहचाना भूल जाता है ना। और इसका कारण अगर पूछे तो आनुवांशिक कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है,
और अगर पूछे कि विश्व स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अप्रैल को विश्व स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 11 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 है कि अधिगम स्थानांतरण का कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखिए कोई चीज़ हमारी अधिगम की हुई है, सीखी हुई है ना, उसका हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर लेते हैं, उसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। इसका कौन सा प्रकार नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो देखिए धनात्मक स्थानांतरण में तो क्या होता है कि जो पूर्व अर्जित ज्ञान है वो नवीन अर्जित ज्ञान करने में क्या होता है, सहायक होता है, प्लस पॉइंट होता है, ठीक है, सहायक होता है। जैसे साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाना सीख गया, ठीक है, ये होता है। और जैसे जो गिनती आती है वो आगे पहाड़े सीखेगा, ये होता है। शून्य स्थानांतरण में ना तो सहायक बने, है ना, इसमें बराबर लेवल होता है, ना तो सहायक हो और ना ही क्या हो, बाधक हो, ठीक है, ना तो सहायक हो ना ही बाधक हो। जैसे किसी को टाइप करना आता है ना, टाइप किया हुआ उसका पूर्व अर्जित ज्ञान है, अब गणित पढ़ने में ना तो वो सहायक होगा ना बाधक होगा, है ना, काम में आएगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण है, यानी ये क्या होता है, ये माइनस होता है दोस्तों, यानी कि बाधक होता है ना, माइनस होता है, बाधक होता है। कैसे, किसमें होता है कि जो टाइप मशीन पर आपने अंगुलियों से अभ्यास किया हुआ वो तो आपको आता है, फिर आप लैपटॉप पर अंगुलियों से वैसा अभ्यास करें तो वो क्या है, नहीं हो पाएगा, तो ये बाधक अभ्यास हो जाता है, नकारात्मक। तो ये तो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार है, जबकि गुणात्मक स्थानांतरण कोई प्रकार नहीं होता है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके विकल्प 4 सही है प्रश्न संख्या 12 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आरबीएससी की बुक से। एक बालक को पानी से बहुत अधिक डर लगता है। किससे डर लगता है एक बालक को, पानी से बहुत अधिक डर लगता है, ठीक है। तो वह किस प्रकार के रोग से ग्रस्त है, ये पूछा है। हाइड्रोफोबिया, पायराफोबिया, एरोफोबिया या एक्रोफोबिया। देखिए जो प्रश्न हम बनाते हैं तो इसमें चारों विकल्प हम ऐसे रखते हैं कि आपके एक नहीं बल्कि 4 क्वेश्चन राइट हो। अब देखिए जो पानी से उसको डर लगता है, तो पानी से जिसको डर लगे उससे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। पानी से जिसको डर लगे उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो पायराफोबिया है ना, पायराफोबिया में लगता है बच्चे को आग से डर, यानी जो आग से डरता है उसको कहते हैं पायराफोबिया है, ठीक है। एरोफोबिया जो हवा से डरता है उसे एरोफोबिया कहा जाता है। और एक्रोफोबिया होता है यानी जो ऊंचाई से डर लगता है जिसको, उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया, ठीक है दोस्तों। तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न संख्या 13 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। एक और अच्छा प्रश्न आया है प्रश्न संख्या 14 कि तर्कना के कितने प्रकार होते हैं। जो तर्कना है उसके कितने प्रकार होते हैं, 3, 2, 5 या 4। तो दोस्तों तर्कना के 4 प्रकार होते हैं। तर्कना के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं ना। अब कौन कौन से तर्कना के 4 प्रकार हैं वो देखते हैं। तो देखिए तर्कना कहते किसे हैं, वास्तविक चिंतन होता है एक प्रकार का, ठीक है। और तर्कना के माध्यम से जो चिंतन है वो कर्मबद्ध बन जाता है और तर्क वितर्क के आधार पर ही बालक निष्कर्ष पर पहुंचता है, ठीक है। देखिए जो समस्या समाधान है उसके लिए चिंतनीय तर्क आवश्यक है और चिंतनीय तर्क करने के लिए कल्पना आवश्यक होती है, ठीक है। तो देखिए तर्कना के कितने प्रकार हैं, 4 है। कौन कौन से पढ़ते हैं। पहला तो आ जाता है आपके निगमनात्मक, ठीक है, निगमनात्मक यानी इसमें जो नियम होते हैं उनसे उदाहरण की ओर चलते हैं, यानी कि जो ज्ञात नियम है उनसे निष्कर्ष निकल जाता है, याद रखना। वो तो हो गई निगमनात्मक, ज्ञात नियमों से निष्कर्ष की ओर। दूसरी आ जाती है आगमनात्मक, ठीक है, आगमनात्मक आ जाती है दूसरी, यानी दिए हुए जो तथ्य हैं उनमें नए तथ्य और जोड़ दो, प्लस कर दो। यानी इस आगमनात्मक को हम सृजनात्मक भी बोल सकते हैं, सृजनात्मक तर्कना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरी आ जाती है दोस्तों आलोचनात्मक। तीसरी कौन सी, आलोचनात्मक। इसमें आलोचना समीक्षा की जाती है, यानी कि जो गुण और दोष है उनके बारे में बालक चिंतन करता है, तर्क करता है, ठीक है। और चौथी आ जाती है दोस्तों सादृश्यवादी। सादृश्यवादी में क्या होता है, उपमा की जाती है। सादृश्यवादी में उपमा के आधार पर तर्क किया जाता है। तो ये थे तर्कना के 4 प्रकार। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 15 पर कि कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है का ध्यान रखना, ठीक है। देखिए पढ़ने में रुचि किशोरावस्था जो है आपके
किशोरावस्था में पढ़ने में रुचि होती है, बिल्कुल होती है भाई, है ना, क्योंकि ये पढ़ने का सही समय होता है। बालक इस समय ही महत्व समझता है कि पढ़ाई का महत्व क्या, तो पढ़ने में रुचि बिल्कुल सही है ये तो। तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाएगा, बिल्कुल तर्क वितर्क किशोरावस्था में तो करता है बालक, वरना परिपूर्ण हो जाता है, उसका मस्तिष्क परिपूर्ण हो जाती है तर्क करने की क्षमता ना, वो तर्क कर सकता है। और जब पढ़ सकता है, तर्क कर सकता है, इसका मतलब क्या है, मन को एकाग्र कर सकता है, और जो याद रखने की चीज़ है इसमें विस्तार हो सकता है ना। जबकि जो अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, तो ये गलत चीज़ है ना, न होना ये गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि पढ़ने में जब वो रुचि है तो फिर अध्ययन के प्रति गंभीर कैसे नहीं होगा, अध्ययन के प्रति गंभीर है तभी तो पढ़ने में रुचि है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या दोस्तों 15वां है, उसमें विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 16। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी क्या कहलाती है? तो देखिए, कोई बालक है या कुछ बालक है जो अपने विद्यालय में क्या नहीं करते, अच्छा कार्य नहीं करते, खुद अच्छा नहीं करते, और उसका कारण क्या बताते हैं, वो अध्यापकों की आलोचना करते हैं कि भाई अध्यापकों की गलती है, ठीक है। तो ये समायोजन की कौन सी यांत्रिकी है? विस्थापन है, प्रक्षेपण है, प्रतिगमन या सत्यपूर्ति? तो देखिए दोस्तों, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है कि अपने जो स्वयं के नकारात्मक संवेग या जो विचार है ना, उनको जो भी संबंधित मूल व्यक्ति या मूल वस्तु है उससे हटाकर अन्य निर्बल पर स्थानांतरित कर देना। यानी सीधा सा कहने का मतलब ये से समझ लो कि मान लीजिए हमारी लड़ाई किसी बड़े आदमी से हुई ना, तो हम उसका गुस्सा कहीं और छोटे आदमी पर निकाल देते ना, ये चीज़ होती है विस्थापन, ठीक है। प्रक्षेपण क्या होता है? प्रक्षेपण होता है कि खुद के बुरे विचार या खुद के जो दोष है वो दूसरे पर थोपना या दूसरे पर आरोपित करना, ये चीज़ होती है प्रक्षेपण। जैसे खुद बेईमान है तो खुद बेईमान ने बता किसी दूसरे को बेईमान बता देना। एक कामुक युवक है, दूसरे को कामुक युवक बता देना ना। खुद के जो दोष है या बुरे विचार है ना, नकारात्मक संवेग, उनको दूसरे पर थोपना, ये होता है प्रक्षेपण। प्रतिगमन हो क्या होता है? प्रतिगमन होता है कि अपने पूर्व की जो अवस्था है ना, उसमें लौटकर वैसा व्यवहार करना। कि एक पत्नी की सास से, एक जो बहू है उसकी सास से लड़ाई हो गई तो अपने पीहर को चली गई, यानी पूर्व अवस्था में चली गई। या कह सकते हैं कि बूढ़ा आदमी है, छोटे बच्चे की तरह रो रहा है, वो भी अपनी पूर्व अवस्था में गया, तो ये है प्रतिगमन। और एक आ जाती है सत्यपूर्ति। एक क्या आ जाती है? सत्यपूर्ति। यानी कि एक क्षेत्र में कमजोर है तो दूसरे में उसकी भरपाई करना। एक विकलांग बालक है, यानी कि शारीरिक क्षेत्र में क्या है, कमजोर है, लेकिन वो भरपाई करेगा किसे? पढ़ाई में ना, वो पढ़ के नौकरी लगा सकता, तो ये हो जाएगी सत्यपूर्ति। तो यहाँ है कि खुद अच्छा कार्य नहीं करते हैं और अध्यापकों की क्या करते थे? आलोचना करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे दोस्तों प्रक्षेपण, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 16 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 17 में। प्रश्न संख्या 17 है कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान अधिक उपयुक्त है? जो धीमी गति से बालक सीख रहे हैं उनके लिए कौन सा प्रावधान सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो देखिए, संवर्धन संवर्धन यानी कि उन्नति करना, तो ये तो किसके लिए होगा? प्रतिभाशालियों के लिए होगा, ये नहीं होगा। प्रतियोगिताएं, तो प्रतियोगिता भी जो धीमी गति सीखने वाले उनके लिए नहीं होगी ना। प्रतियोगिता से जो आगे बढ़ने की होड़ होती है वो प्रतिभाशाली होती है। और त्वरण होता है यांत्रिक तरीके से सीखना। तो ये तीनों तो है, वो हो जाएगी आपके जो प्रतिभाशाली बालक है ना उनके लिए। जबकि जो उपचारात्मक शिक्षण, देखिए धीमी गति से सीख रहे हैं, ये हमें पता चल गया उनकी कमजोरी क्या है ना, उनका निदान पता चल गया। जब निदान पता चल गया तो हम क्या करेंगे? फिर उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 17 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 है कि बाल अपराधी बच्चों में कौन सुधार नहीं कर सकता है? देखिए, बाल अपराधी बच्चे क्या होते हैं? जो 18 वर्ष से कम के, है ना, 18 से कम की आयु के जो बालक है वो क्या कहलाते हैं? बाल अपराधी बच्चे कहलाते हैं। बाल अपराधी मतलब यानी कि समाज के जो नियम है, कानून है, उनका उल्लंघन करने वाले बाल अपराधी कहलाते हैं। और बाल अपराध अगर विज्ञान का जनक पूछे तो वो हो जाएगा सीजर लाम्ब्रोसो, ठीक है। कौन हो जाएगा? सीजर लाम्ब्रोसो को बाल अपराध विज्ञान का जनक कहते हैं। 18 से कम इसमें उम्र आएगी। इनको आपको बता दूं कि किशोर सुधार गृह में रखा जाता है ना, बाल अपराधियों का रहता है किशोर सुधार गृह। और देखिए, विश्व का जो प्रथम बाल सुधार गृह है उसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में 1887 में हुई। ये प्रश्न भी ध्यान रखना। बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लाम्ब्रोसो, ये भी ध्यान रखना। 18 से कम के बालक इसमें आते हैं। अब प्रश्न है कि इनमें कौन सुधार नहीं कर सकता, तो इनको रखा कहाँ जाता है? किशोर सुधार गृह, बाल सुधार गृह में ना। तो देखिए,
जो कानून है पुलिस वाले, मनोवैज्ञानिक है और जो चिकित्सक है, ये इनमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय या विद्यालय के शिक्षक वगैरह बाल अपराधी बच्चों में सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 18 है वह विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में। प्रश्न संख्या 19 है कि कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में, यानी कि प्राथमिक स्तर का आया है, विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। यानी कि 1 से 5 तक कितने आसपास की जो किलोमीटर की दूरी होगी उसमें विद्यालय स्थापित किया जाएगा, ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। तो देखिए 1 से 5 की अगर बात करूं तो प्रत्येक जो 1 किलोमीटर है वहाँ पे 1 से 5 के लिए जो आपके विद्यालय है, 1 से 5 के बच्चों के लिए, यानी कि प्राथमिक विद्यालय हर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में होना जरूरी है। ठीक है, स्थापित होगा। जबकि अगर 6 से 8 की बात करें, 6 से 8 की बात करें तो जो 3 किलोमीटर है, हर 3 किलोमीटर में एक स्कूल होना 6 से 8 का उच्च प्राथमिक जरूरी है। ठीक है, ये नियम बनाए किसने है, RTE 2009 ने, राइट टू एजुकेशन 2009 ने। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 19 है वह विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर कि सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है। सृजनात्मकता एक प्रकार का किस प्रकार का चिंतन है दोस्तों। तो देखिए अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, समस्या समाधान या सही उत्तर। तो सही उत्तर चिंतन ये कोई चिंतन इससे संबंधित नहीं है। समस्या समाधान तो वैसे वो तो 1 या 2 विकल्प में आ जाएगा। अब देखिए अभिसारी चिंतन क्या होता है। अभिसारी चिंतन में होती है बुद्धि का प्रयोग। किसका होता है, बुद्धि का प्रयोग होता है। ठीक है, बुद्धि का प्रयोग होता है। इसमें देखिए जो हल है, समस्या का हल है वो तो एक रहेगा, लेकिन समस्याएं हैं वो क्या रहेगी, अनेक रहेगी ना। अभिसारी में क्या क्या जो भी विचार आते हैं ना, उनको विचारों मतलब एक ही जो केंद्र बिंदु होता है ना, उस एक बिंदु पर ही केंद्रित होकर इसमें चिंतन किया जाता है। ये तो होता है अपसारी। अभिसारी इसमें तो बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। जबकि सृजनात्मकता पूछा है वो आ जाएगा अपसारी चिंतन में ना। अपसारी चिंतन जिसमें बालक कल्पनाशीलता या सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो समस्या है, समस्या एक रहेगी और उसके हल हल अनेक निकाले जाएंगे। ठीक है, यह हो जाएगा अपसारी चिंतन। तो इस प्रकार सृजनात्मकता अपसारी चिंतन है और प्रश्न संख्या 20 में आपके विकल्प नंबर 2 सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 में। प्रश्न संख्या 21 है, मेस्लो के सिद्धांत में सुरक्षा की आवश्यकता से ऊपर कौन सी आवश्यकता होती है। देखिए मेस्लो, एच मेस्लो, अब्राहम हर्जबर्ग, मास्लो, ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे, मानवतावादी। ठीक है, मानवतावादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है और आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसे ही कहा गया इन्होंने कि आवश्यकता पदानुक्रम में, यानी कि वो क्रम में रखी गई। आवश्यकता पदानुक्रम में यानी क्रम में रखे हुए। अगर आपको एक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक प्रश्न कि अगर पूछे कि क्रम कौन सा है उन आवश्यकताओं, तो याद रखना अवरोही क्रम है। कौन सा है, अवरोही क्रम है। अब देखिए इन्होंने कौन सी बताई थी, उन्होंने बताई थी आत्मसिद्धि की 1 नंबर। ठीक है, यानी कि ये आत्मसिद्धि की 1 नंबर बताई। इसके बाद कौन सी बताई, इससे जस्ट नीचे सम्मान की, उससे नीचे बताई प्रेम स्नेह या आत्मीयता की। फिर इन्होंने बताई नंबर 4 पे सुरक्षा की, और ये 5वीं है इन्होंने बताई शारीरिक। सबसे पहले ये आएगी, ठीक है, और सबसे बाद में ये 1 नंबर वाली, यानी शारीरिक, फिर सुरक्षा की, फिर आएगी आपके प्रेम या स्नेह या आत्मीयता की, फिर आएगी आत्मसम्मान की, और अंत में आएगी आत्मसिद्धि की ना। ये है मेस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार आपके यहाँ पे पूछा है कि सुरक्षा की आवश्यकता से ऊपर कौन सी आएगी, तो वो आ जाएगी प्रेम या स्नेह या आत्मीयता की आवश्यकता। इस प्रकार प्रश्न संख्या 21 में विकल्प नंबर 3 सही होगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 22 पर। अच्छा प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ प्रायः किससे लिया जाता है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ प्रायः किससे लिया जाता है। बच्चों का विकास, अभियोग्यता का विकास, व्यक्तिगत विकास या शारीरिक कौशल। देखिए शारीरिक कौशल ये तो शरीर से संबंधित है, गलत हो गया। और संज्ञानात्मक किसे कहते हैं, जो आपके मस्तिष्क या बुद्धि स्मृति इनसे संबंधित रहे, है ना, इनसे जो संबंधित रहे वो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ शारीरिक कौशल शारीरिक विकास होगा। अब व्यक्तिगत तो हर प्रकार का विकास हो, वो जरूर थोड़ी संज्ञानात्मक ही व्यक्तिगत में हो। व्यक्तिगत ही होता है विकास, विकास व्यक्तिगत होता है, लेकिन व्यक्तिगत विकास में नैतिक, सामाजिक, आर्थिक सारे प्रकार कहते हैं संवेगात्मक ना। तो केवल संज्ञानात्मक व्यक्तिगत विकास नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे है बच्चों का विकास। अरे बच्चों का ही तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ, हम कौन सा वृद्धों का विकास पढ़ रहे हैं, तो बच्चों का ही हम पढ़ रहे हैं। तो ये अर्थ नहीं है। अर्थ पूछा है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है कि भाई जो मानसिक या बुद्धि से हम क्या करते हैं, जो हमारा विकास होता है, हमारा मस्तिष्क परिपूर्ण होता है ना, तो वो कब होगा,
मतलब मस्तिष्क परिपूर्ण होगा तो क्या हो जाएगा, अभियोग्यता का विकास हो जाएगा। अभियोग्यता यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने की हमारे पास जो योग्यता होती है, सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है, वो अभियोग्यता कहलाती है ना, तो वो संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 22 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल है सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या 23 है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, कथन किसने कहा। देखिए परिभाषा से संबंधित आपके प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए हम इस प्रश्न को लेकर आए हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, कथन किसने कहा। यह वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है। तो वाटसन, योकम क्रो एंड क्रो या जॉन डेवी। तो वाटसन तो व्यवहारवाद के जनक थे, है ना। और क्रो एंड क्रो की बात करूं तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो 10वीं शताब्दी है, सॉरी 20वीं शताब्दी है, वो बालकों की शताब्दी है ना। 20वीं शताब्दी किनकी शताब्दी है, बालकों की शताब्दी, ये क्रो एंड क्रो ने कहा। जॉन डीवी की बात करूं तो जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। जॉन डीवी ने क्या कहा, विद्यालय है वो समाज का लघु रूप है। और जॉन डीवी कौन थे, जॉन डीवी वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने करके सीखने पर सर्वाधिक बल दिया। करके सीखने पर सर्वाधिक बल किसने दिया, जॉन डीवी ने दिया। इन्होंने परिभाषा दी कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो 23 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 में। आरबीएससी एनसीईआरटी की बुकों के प्रश्न है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है आपके सामने, और देखिए इसको अच्छी तरह सोच समझ कर इसका उत्तर दीजिए आप कि एडवर्ड डी बोनो, इस मनोविज्ञान ने जो गिलफोर्ड का चिंतन था, अपसारी चिंतन है ना, उसको क्या नाम इन्होंने दिया, है ना। गिलफोर्ड ने तो अपसारी चिंतन कहा, इन्होंने क्या कहा, उदग्र चिंतन नहीं कहा इन्होंने, क्षेत्रीय चिंतन भी नहीं कहा, और बहुसांस्कृतिक भी नहीं कहा। इन्होंने कहा था पार्श्विक चिंतन। क्या कहा था दोस्तों, पार्श्विक चिंतन कहा इन्होंने ना। अपसारी चिंतन क्या होता है, जिसमें बालक कल्पना या सृजनात्मकता का प्रयोग करके समस्या का क्या करे, समाधान करे, है ना। सृजनात्मकता से संबंधित है, इसका मतलब जो उसके विचार है वो विचारों को अलग अलग दिशा में क्या कर दिया जाता है, सर्जन कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है ना। इसमें समस्या क्या होती है, समस्या एक होती है और हल क्या होते हैं, अनेक। हमने ऊपर पढ़ा भी है ना। चिंतन तर्क, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर 1 से 2 प्रश्न आएंगे, चिंतन तर्क तर्कना, है ना, इनसे। तो इसलिए ये बार बार आपके चिंतन से संबंधित प्रश्न ज़्यादा है, ठीक है। समस्या एक है, हल अनेक है, विचारों को ज़्यादा फैला दिया जाता है, ये है अपसारी चिंतन, है ना। इसे एडवर्ड डी बोनो ने नाम दे दिया पार्श्विक चिंतन, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 24 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। और जो मनोविकार है उनसे भी संबंधित आपके जो प्रश्न हैं, आप पिछले वीडियो देखते होंगे, उन पिछले वीडियो में भी जो प्रश्न है आपके रखा गया है। तो इसी प्रकार का एक और प्रश्न यहाँ पे रखा गया, प्रश्न संख्या 25 ऐसा ही प्रश्न है कि जो बिंगी विकार है वो किससे संबंधित है। आपको ऐसा लग रहा है भाई हमने नहीं पढ़ा, लेकिन देखिए ये पढ़ना भी आपको जरूरी है। अधिगम जो असमर्थ टॉपिक है वहाँ से ये प्रश्न है, बिंगी विकार क्या है। तर्क नहीं कर पाना बिंगी विकार नहीं है। कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण, इसे भी बिंगी विकार नहीं कहेंगे। पानी से डर लगना, अब ये तो देखिए इसे कहेंगे हम हाइड्रोफोबिया, ठीक है। इसी वीडियो में पिछला जो पहले का प्रश्न है इसी वीडियो में, वहाँ आप देख लेना, पानी से, आग से, ऊंचाई से, हवा से जो डर है उनको क्या कहा जाता है। तो पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि जो बिंगी विकार है दोस्तों वो हो जाएगा व्यक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण करना, यानी व्यक्ति जब ज़रूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण कर ले उसे बिंगी विकार कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 25 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। 26वां प्रश्न है, मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, नहीं है कौन सा, ये पहचानना है। तो देखिए छात्रों पर मंद बुद्धि से सीखने वाले का टैग लगाना, कि छात्रों को बता दे भाई तू मंद बुद्धि से सीखने वाला, टैग लगाना, उस पर छापे छोड़ देना, है ना। तू मंद बुद्धि है भाई, तू मंद बुद्धि है ना, तो ये चीज़ गलत है, ये मूल्यांकन उद्देश्य नहीं, क्योंकि इससे बालक में हीन भावना आएगी और वो कुछ सीखेगा नहीं ना। दंड के डर से बच्चों को स्टडी हेतु प्रेरित करना, ये चीज़ गलत है। दंड तो नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक है, दंड सजा का तो प्रावधान है ही नहीं। उन छात्रों की पहचान करना जिनके माता पिता अधिकारी हैं, तो मतलब जो अमीर जो घर के बच्चे हैं उनको आप पढ़ाओगे, उन्हीं की पहचान करोगे, ये चीज़ भी गलत है ना। या ये तो भेदभाव की चीज़ हो रही है कि जिनके माता पिता भाई नौकरी में लगे हुए हैं, अधिकारी है बड़े, है ना, उनकी पहचान करो, उनको अच्छी शिक्षा दो, ये गलत चीज़ है। तो मूल्यांकन का इनमें से कोई भी उद्देश्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 26 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है कि
वह समताएं जो व्यक्ति के व्यवहार के भावात्मक पक्ष या भावनाओं से संबंधित होती है वो क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे समताओं के बारे में पूछा है, अभिसमता के बारे में, कि जो व्यक्ति के व्यवहार के किस पक्ष से संबंधित है भाई, भावात्मक पक्ष यानी भावों से, या कह सकता हूँ भावनाओं से जो संबंधित है, उन समताओं को क्या कहा जाता है। तो देखिए भाव या भावना, ये इनको हम ये संवेग नहीं कह सकते क्या, संवेग कह सकते हैं, है ना। संवेग है, भाव है या भावना है ना, इनका संबंध किससे रहता है दोस्तों, इनका संबंध रहता है हृदय से, हर्ट से, है ना, हर्ट से रहता है, यानी यहाँ से ही तो जुड़ी होती है भावनाएं, है ना। तो देखिए क्रियात्मक तो कब होगा, जब वे शारीरिक क्रिया करेगा ना, मतलब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कार्य करेगा, वो क्रियात्मक होगा। व्यवहारात्मक होता है कि अपने व्यवहार में कुछ चीज़ें करना या उनको अपनाना। और संज्ञानात्मक आपको बता ही दिया, जो मस्तिष्क से संबंधित होती है, जो बुद्धि से, जो स्मृति मानसिक पटल से संबंधित होती है, वो संज्ञानात्मक क्षमता होती है ना। उसमें तो मस्तिष्क काम आता है, क्रियात्मक में हैंड काम आता है, हाथ वगैरह ना, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके क्रिया करते हैं। जबकि जो संवेगात्मक क्षमता है, यानी कि संवेगों की क्षमता है, वहीं अपनी भाव और भावनाओं से जुड़ी रहती हैं, उनसे संबंधित रहती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 27 है, वहाँ विकल्प नंबर 2 सही है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 28 पर। प्रश्न संख्या 28 बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। देखिए 1983 में 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये सिद्धांत, ठीक है, ये भी कभी कभार आप पूछ सकते हैं भाई फ्रेम्स ऑफ माइंड सिद्धांत किसने दिया, तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। कब दिया, 1983 में। फ्रेम्स ऑफ माइंड कहा जाता है इसे। क्या बताया देखिए इन्होंने, इन्होंने कहा कि बुद्धि है बहुबुद्धि, यानी बुद्धि का जो स्वरूप है वो एक ही न होकर बहुप्रकारीय है ना, एक प्रकार की बुद्धि नहीं होकर बहुप्रकारीय है। इन्होंने कितने प्रकार बताए बुद्धि के, इन्होंने शुरुआत में 7 बताए, फिर एक और जोड़ दिया उसमें ना, यानी कि 8 प्रकार इन्होंने बुद्धि के टोटल बता दिए। ठीक है, उनमें आ रखी है कि भाई स्थानिक बुद्धि है, भाषाई बुद्धि है, संगीतात्मक बुद्धि है, सामाजिक बुद्धि, 4 प्रकार तो ये हो गए। ठीक है, पांचवा कौन सा हो जाएगा, तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि 5वां प्रकार। छठवा हो जाएगा शारीरिक गतिक प्रकार, है ना, जिससे संबंधित इस बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, शारीरिक गतिक। फिर 7वां हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, है ना, 7वां अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। फिर हो जाएगा अंतः वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। और एक और है फिर प्रकृतिवादी बुद्धि, ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि। तो मतलब 3 प्रकार तो ये हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। और चौथा है तार्किक गणितीय, 5वां है शारीरिक गतिक, 6वां है अंतर्वैयक्तिक, 7वां अंतर्वैयक्तिक, और बाद में एक और जोड़ा वो होती है प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी कुल 8 प्रकार बताए। अब देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। स्थानिक बुद्धि क्या होती है, स्थानिक बुद्धि को कहते हैं देशिक बुद्धि, ठीक है। इसमें दृश्य बिंब या प्रतिरूप का निर्माण का कौशल में निपुण होते हैं, यानी कि जो चित्र वगैरह, डिजाइन वगैरह, है ना, इनसे समझ होती है, स्केच बनाते हैं उनसे समझ होते हैं ना। उदाहरण क्या हो जाएंगे देशी के स्थानिक बुद्धि के, जैसे नाविक है, मूर्तिकार या शिल्प कलाकार, ठीक है। भाषाई बुद्धि क्या होती है, भाषाई यानी कि भाषा पर पकड़, या इसे शाब्दिक बुद्धि भी कहा जाता है, शब्दों या भाषा के बारे में चिंतन किया जाता है इस बुद्धि के माध्यम, है ना। इसमें जैसे कवि, लेखक, दार्शनिक, पत्रकार, वकील, शिक्षक, राजनीतिज्ञ ये आते हैं। संगीतात्मक बुद्धि, आपको पता है, नाम से पता चलता है संगीतात्मक, यानी संगीत में निपुण होना, संगीत में, गाने में, है ना, इन कलाओं में निपुण होना। बजाने में, यानी कि वाद्य यंत्र बजाने में, यानी कि वादक है, संगीतकार है, गायक है ना, इनमें संगीत की बुद्धि रहती है, ठीक है। और बाकी मैंने प्रकार बता ही दिए हैं। तो ये थी हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि, लेकिन सामाजिक बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताई। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 28 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। प्रश्न संख्या 29 है, व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविदालिता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले किसने किया था मनोविदालिता शब्द का प्रयोग। तो देखिए मनोविदालिता शब्द को आप इंग्लिश में बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं ना। इसमें होता क्या है कि जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें सोचने की, है ना, सोचने समझने की, महसूस करने की, है ना, व्यवहार करने की, इन क्षमताओं में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है ना, कमी आ जाती है, वो प्रभावित हो जाता है, उसे कहते हैं भाई मनोविदालित रोग हो गया,
है ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए आनुवंशिक कारण भी होंगे, प्लस में जो वातावरणीय कारक है वो भी जिम्मेदार है ना, और कुछ दवाएं रसायन इनका भी इफेक्ट होता है ना, और उसके मस्तिष्क की जो मतलब पिछड़ा हुआ है एक औसत है उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, इसकी जो प्रेनिया। व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविद्यालय शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो बिल्यूलर ने किया था। किसने किया दोस्तों? बिल्यूलर ने किया। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 29 में विकल्प नंबर जो 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम 30वें प्रश्न पे कि निम्न में से कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? जानना, गति करना, इच्छा करना, अनुभव करना। देखिए जब रुचि रहेगी, ये ना आंतरिक चीज़ है, तो बच्चा क्या करेगा भाई? रुचि होगी तभी तो वो जानने की इच्छा करेगा, है ना, जानने का इच्छा करेगा और बाद में क्या करेगा? वो सीख लेगा, अनुभव कर देगा ना। लेकिन जो गति करना वो तो शारीरिक क्रिया हो गई, बाहरी क्रिया हो गई, रुचि तो आंतरिक अनुभूति है, तो गति करना रुचि का पहलू नहीं है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 30 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्न, टोटल कुल प्रश्न आपके शिक्षा मनोविज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि 25 प्लस किन के सही हो रहे हैं। अगर 25 प्लस किसी के सही हो रहे हैं तो बाकायदा उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये प्रश्न का जो स्टैंडर्ड आप खुद देख लेना, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो वीडियो देखना ज़रूर, आप मिस मत कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके आरबीएससी एनसीईआरटी बुकों के बहुत ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं और वहीं लिए गए हैं जो आपके रीट सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हाँ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।